कांग्रेस ने शनिवार रात एक अधिसूचना जारी कर पूर्व लोकसभा सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा दिया। उनकी जगह शुभंकर सरकार को पार्टी ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में शुभंकर सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सचिव पद पर कार्यरत थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर कहा, शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उन्हें AICC के सचिव पद से मुक्त किया जाता है। TMC और ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद मुखर रहने वाले अधीर रंजन चौधरी ने अभी तक शुभंकर सरकार को कोई बधाई नहीं दी है। इससे उनके भीतर का असंतोष साफ झलक रहा है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर पहली बार बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उन्हें शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के कांग्रेस पार्टी के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे नियुक्ति पर कुछ कहना चाहेंगे, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। पार्टी हाईकमान को राज्य पार्टी अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। अगर पार्टी हाईकमान ने पार्टी अध्यक्ष चुना है तो इसमें कोई दिक्कत क्यों होती? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के पक्के विरोधी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें इंडी गठबंधन में शामिल करने से नाराज थे। जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो अधीर को बाहर रखा जाएगा, जिससे वे नाराज थे, तभी से अधीर रंजन चौधरी के अध्यक्ष पद छोड़ने का कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वह केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे। अधीर रंजन चौधरी 1991 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 1991 में ही उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव जीता था। 17वीं लोकसभा में वह सदन में कांग्रेस के नेता थे। वे बंगाल की बहरामपुर सीट से 5 बार के सांसद थे। इस बार उन्हें अपने गढ़ में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, क्योंकि TMC ने उनके खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान में उतारा था। वहीं शुभंकर सरकार की बात करें तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। साथ ही उन्हें राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। उन्होंने पार्टी में कई जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। उन्हें इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया था। साथ ही उन्हें इसी साल 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। इससे पहले साल 2013 और 2018 के बीच शुभंकर कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और ओडिशा के राज्य प्रभारी भी रह चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने संगठन में राज्य को बड़ी तवज्जो दी है। पार्टी ने भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उदय भानु चिब को नया प्रमुख बना दिया है। उदय भानु चिब श्रीनिवास बीवी की जगह लेंगे। एक दिन पहले कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की जगह शुभंकर सरकार को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उदय भानु चिब की नियुक्ति को संगठन में बदलाव की श्रृंखला से जोड़कर देखा जा रहा था। 43 साल के श्रीनिवास बीवी लंबे समय से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा है कि उदय भानु चिब को तत्काल प्रभाव से भारतीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से आने वाले चिब वर्तमान में भारतीय यूथ कांग्रेस के महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने श्रीनिवास बीवी को अगस्त 2019 में यूथ कांग्रेस की कमान सौंपी थी। वह सितंबर 2024 तक इस पद पर रहे। अब कांग्रेस ने उदय भानु चिब को प्रमुख बनाया है। यूथ कांग्रेस के 20वें अध्यक्ष बने हैं। पहले अध्यक्ष नारायण दत्त तिवारी थे। उदय भानु चिब दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस की युवा विंग का प्रमुख बनने का गौरव हासिल हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुलाम नबी आजाद ही यूथ कांग्रेस के प्रमुख बने हैं। गुलाम नबी आजाद 1980 से 1982 तक यूथ कांग्रेस के प्रमुख रहे थे। कांग्रेस के इतिहास में अंबिका सोनी इकलौती महिला नेता हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस की अगुवाई की है। उदय भानु चिब शुक्रवार को राहुल गांधी से मिले थे। तब उन्होंने लिखा था कि मेरे नेता राहुल गांधी के साथ एक यादगार मुलाकात, सामाजिक न्याय के लिए आपका संघर्ष और दृढ़ता हम सभी के लिए प्रेरणा है। इसी महीने की शुरुआत में उदय भानु चिब ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय कुमार के रोड शो में भाग लिया था। उन्होंने जम्मू उत्तर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उदय भानु जम्मू नॉर्थ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच आज उनके नाम का ऐलान हो गया। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अजय कुमार को टिकट दे दिया। वह पिछले साल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में दिखे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पार्टी से बुरी तरह नाराज हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव से पहले ही हाथ पीछे खींच लिया है। कुछ दिन पहले हरियाणा चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रचार करने वाली कुमारी सैलजा पिछले एक हफ्ते से किसी भी चुनावी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही है। हरियाणा की दलित नेताओं में शुमार कुमारी सैलजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणी की। इस पर प्रतिक्रिया देने में कांग्रेस ने काफी समय लगा दिया। वहीं अब बीजेपी ने कुमारी सैलजा को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। अब उनके पार्टी बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए करारा झटका साबित होगा। बता दें कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस के करीबियों में गिना जाता है। राजीव गांधी ने उन्हें पहली बार चुनाव लड़वाया था। वो सोनिया गांधी के भी काफी करीबी हैं। मगर अब कांग्रेस में मचा घमासान चुनावी नतीजों पर भारी पड़ सकता है। इसी बीच चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से चल रहे मतभेदों के बीच कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का बड़ा ऑफर दे दिया है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री नायाब सैनी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस उसे कुचल देती है। कुमारी सैलजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं, दलितों की नेता हैं। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग की तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है। वो परिवारवाद से आगे नहीं सोचते। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे यहाँ परिवारवाद में फंसे हुए हैं। वो उससे आगे नहीं सोचते। दरअसल केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने भी शुक्रवार को सैलजा से भाजपा में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर्कलह है और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। पिता और पुत्र के बीच लड़ाई है। पिता कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बेटा कहता है कि वह मुख्यमंत्री बनेगा। उनके अलावा अन्य नेताओं भी मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा में हैं। खट्टर ने कहा कि हमारी दलित बहन घर पर बैठी है। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग उनसे नाराज थे और हमने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया। हम पेशकश के साथ तैयार हैं और अगर वह आती हैं तो हम उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दीपेंद्र हुड्डा के सामने हुड्डा के खासम खास कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बुजुर्ग पंजाबी व्यापारी को मारी लात और इस घटना ने प्रदेश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब लोग कहने लगे हैं कि सत्ता के सपने देख रहे कांग्रेसी अभी से लोगों को पीटने लगे हैं। अगर गलती से सत्ता में आए तब क्या हाल करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को चीका की नई अनाज मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुल्हा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के हक में वोट के अपील करने पहुंचे थे। और इस रैली में सांसद जयप्रकाश भी आए हुए थे। जब वे लोगों को संबोधित कर रहे थे तो स्टेज पर अधिक भीड़ होने के कारण वे परेशान हो गए और अपना संबोधन खत्म करते ही उनके पास खड़े एक बुजुर्ग को लात मार दी। बताया जा रहा है कि जिस बुजुर्ग को लात मारी गई है वे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयल बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। जयप्रकाश के खिलाफ इस घटना पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। शहर के कुछ लोगों ने मांग की है कि सांसद जयप्रकाश बुजुर्ग से माफी मांगे। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि वे जयप्रकाश जेपी के बुलावे पर ही सभा में गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एक महिला नेता पर विवादित बयान दिया था। एक चुनावी रैली के दौरान जेपी ने कहा था कि जे लिपस्टिक और पाउडर लगाकर लीडर बनते हो तो मैं भी लगा लूं, फिर दाढ़ी क्यों रखूं। सांसद जेपी का यह बयान काफी चर्चा में रहा था। जेपी के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि उन्होंने ये बात कलायत विधानसभा सीट से टिकट मांग रही राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की करीबी श्वेता ढुल और अनीता ढुल बड़ेस्कीरी को लेकर कही थी। अनाज मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा गोहला से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के पक्ष में वोट की अपील करने आए थे और इस रैली में सांसद जयप्रकाश भी मौजूद थे। जब वे लोगों को संबोधित कर रहे थे तो मंच पर भीड़ अधिक होने के कारण वे परेशान हो गए। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया तो उन्होंने पास खड़े एक बुजुर्ग को लात मार दी। अब इस ओम प्रकाश गोयल ने
एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो सोशल मीडिया पर जयप्रकाश द्वारा लात मारने की बात कही जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। उनके साथ कल ऐसा रैली में कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस तरह का बर्ताव उनके साथ होता तो वे किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओम प्रकाश ने कहा कि सांसद जयप्रकाश के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और वे अक्सर उनके निवास स्थान पर आते रहते हैं। विवादित वीडियो वायरल करने के पीछे विरोधियों की चाल है जो कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए इन अफवाहों में ध्यान न दें। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मोती तीर्थ आश्रम में युद्ध विद सनातन के कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकारों से चर्चा हुए कहा है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस आज मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चल रही है, इसलिए राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो देश को नंगा करने का काम करते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कांग्रेस अब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की कांग्रेस थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अब मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चल रही है। राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश को नंगा करने का काम करते हैं, देश को अपमानित करने का काम करते हैं। लोकतंत्र का सौंदर्य यह है कि सरकार के फैसले की आलोचना की जाए, लेकिन यह भारत के अंदर की जानी चाहिए। देश के बाहर इस प्रकार की आलोचना देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भारत के लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की बिल्कुल इज्जत नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष हो या विपक्ष, सभी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में यह देखने को मिला है कि भाषा की मर्यादा टूटी है। देश के प्रधानमंत्री तक को गालियां दी जाती है। विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान की भी मैं निंदा करता हूं। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर भी कहा है कि यह सनातन धर्म को नष्ट करने की एक साजिश है। उन्होंने सनातन धर्म को बचाने और सशक्त करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार को ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सनातन आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। सनातन और भारत को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। पूरे देश में एक सनातन अभियान का स्वरूप लेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां और राजनीतिक लोग मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तिरुपति मंदिर का जो प्रकरण है वह भारत में सनातन धर्म को नष्ट करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और एक विधान एक संविधान से भारत मजबूत होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जल्द ही लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि कोई भी भाषा, धर्म, जाति के नाम पर हमारे देश का विभाजन न कर सके। हिंदू सिविल कोड भी बहुत आवश्यक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आजकल उद्धव ठाकरे की हालत बिन पैंदी के लोटे की तरह हो गई है। कभी सोनिया राहुल के यहाँ तो कभी शरद पवार के मत्था टेक रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, पर हर दरवाजे से दुत्कार मिल रही है। लाख कोशिशों के बाद भी गठबंधन में कोई नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। न खुदा ही मिला न बिसाले सनम। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लेकिन अभी तक ना तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और न ही महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है। सीटों के समझौते के लिए दोनों ही गठबंधन में कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब तक फाइनल बात नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य में सरकार बनाने को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। महायुति मतलब बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच का गठबंधन। इस गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और रामदास अठावले की आरपीआई शामिल है। इन दलों के बीच लंबे वक्त से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर समझौता हो गया है। 24 सितंबर को अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान इस पर
फाइनल मोहर लग सकती है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो इनपुट सामने आए उसके मुताबिक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। बीजेपी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के अजीत गुट को 60 के आसपास सीटें दी जा सकती है और इसी तरह अगर शिवसेना की भी बात करें तो शिवसेना सिंधे 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरपीआई और अन्य छोटी पार्टियों के लिए कुछ सीटें छोड़ने की राजनीति है। महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस और उसके सहयोगियों का गठबंधन। महाविकास अघाड़ी में वर्तमान में कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। तीनों ही दल लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बनने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पार्टी इसके लिए लोकसभा के आंकड़ों को आधार बना रही है। तो वहीं शिवसेना का कहना है कि राज्य में उद्धव ठाकरे चेहरा है और इसीलिए शिवसेना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। महाविकास अघाड़ी में विदर्भ और मुंबई की सीटों पर सबसे ज्यादा पेच है। मुंबई ठाकरे का गढ़ माना जाता है और यहां की करीब 36 सीटों में से करीब 20 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है और इसी तरह विदर्भ में कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर शिवसेना यानी कि ठाकरे भी दावा ठोक रही है। शिवसेना की मांग है कि उद्धव ठाकरे को चेहरा घोषित किया जाए। शिवसेना का तर्क है कि 2019 में उद्धव के चेहरे पर ही महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था और महाविकास अघाड़ी को जो वोट मिला है वो उद्धव की सिंपैथी से ही मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करने की बात कह रही है और इन दोनों ही दलों का कहना है कि सीट के हिसाब से यह फैसला होगा। सीट शेयरिंग का पेच इस वजह से भी फंसा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।